समय युधिष्ठिर मीमांसा कितना मानते हैं? मैक्समोलर कितना मानते हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल कितना मानते हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल 500 से 400 पूर्व मानते हैं ना। ये जाम्बवती विजयम किसकी रचना है? पाणिनि की। और पाताल विजय किसकी रचना है ना? वही उसी का दूसरा नाम क्या है? पाताल विजय। ये क्या है? नाटक, महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। कितने सर्ग हैं? 18 सर्गों का महाकाव्य है। उसके बाद आप लोग बताएंगे अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? कितने सूत्र हैं? 4,000। कितने पाद हैं? उसके बाद आप लोगों को बताना है महानंद किसकी रचना है? दिखाई देना। महानंद किसकी रचना है? स्वर्गारोहण किसकी रचना है? प्रतिशास्य किसकी रचना है? प्रतिशास्य कात्यायन की है। योग सूत्र किसका है? महाभाष्य किसका है? ये ज्यादातर रचनाओं में। पतंजलि का समय क्या है? हाँ, 150 नहीं 150 कहा करें। क्या कहना है? इनके पिता का क्या नाम था? पतंजलि के पिता का नाम क्या था? हाँ, अंगिरा था। वो गोलर देश के निवासी थे। गोलर मतलब गंगा जिले के निवासी थे। और कात्यायन के पितामह का क्या नाम था? याज्ञवल्क्य ऋषि थे ना। और बस बाकी वेद सर्वप्रमणि किसकी रचना है? कात्यायन की। लिंगानुशासन किसका है? पाणिनि का है। इसके बाद सिलेबस में आगे कौन से राइटर हैं? सिलेबस में आगे सीरियल से चलते हैं, एक और राइटर छूटने न पाए। सबसे पहले कौन है? भर्तृहरि हैं। तो भर्तृहरि को आप लोग पहले देख लीजिए। ऐसे सीरियल से देखेंगे सिलेबस में जो है, ताकि आपके छूटे न। भर्तृहरि के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। भर्तृहरि के बारे में सब लोग जानते होंगे। यहाँ टीजीटी के धुरंधर बैठे हैं सब लोग ना। भर्तृहरि को सब लोग पढ़ चुके हैं। भर्तृहरि को बताना है। भर्तृहरि के पिता का क्या नाम है? भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन। भर्तृहरि के पिता का नाम क्या है? गंधर्व सेन। कहाँ के राजा थे गंधर्व सेन? मालव देश के राजा थे ना। पंकज बताएंगे, केवल पंकज बताएंगे और कोई बोलेगा नहीं। भर्तृहरि का समय क्या है? भर्तृहरि का समय क्या है? भर्तृहरि का समय क्या है? पंकज बताएंगे। भर्तृहरि नहीं पढ़ा अभी तक। भर्तृहरि का समय जब कितना है आपको पूछा जाएगा, वहाँ आपको मानना है। जब ईस्वी में पूछा जाएगा 575 ईस्वी से 650 ईस्वी। 575 ईस्वी में पैदा हुए, 650 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी ना। और जब आपका ईसा पूर्व में पूछा जाएगा 57 ईसा पूर्व मानेंगे। 57 ईसा पूर्व। और आप लोगों के पास संस्कृत गंगा की उत्तम साहित्य होनी चाहिए, क्योंकि जो टीजीटी के धुरंधर हैं उनके पास संस्कृत साहित्यम न हो, समझ लीजिए आप अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ना। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है लगभग है। उसमें जो न मिलेगा तो आप संस्कृत साहित्य के इतिहास पढ़ लीजिए, वहाँ मिल जाएगा आपको ना। 57 ईसा पूर्व या ईस्वी में पूछेगा। 575 ईस्वी में पैदा हुए और 650 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? भर्तृहरि की। इनके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। देख लीजिए भाई क्या लिखा गया है? गंधर्व सेन। और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ ना। बौद्ध मत के अनुसार इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। तो बौद्ध मत के अनुसार इनके गुरु वसुरात थे, और वैसे इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे ना। तो बौद्ध मत के अनुसार इनके गुरु वसुरात ना। और वैसे पूछ लिएगा यहाँ भर्तृहरि के गुरु कौन है? गोरखनाथ है ना। इत्सिंग के कथा के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। इत्सिंग कथा के अनुसार, इत्सिंग के कथा के अनुसार भर्तृहरि को क्या कहा जाता है? बौद्ध कहा जाता है। कहीं कहीं मिलता है भर्तृहरि बौद्ध थे। और जब हम लोग अभी नीति शतक जस्ट पढ़ के आए हैं, आज नीति शतक समाप्त हुआ, अंतिम के श्लोकों से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भर्तृहरि बौद्ध नहीं है ना। क्योंकि जो बौद्ध है वह पूर्व जन्मों में विश्वास नहीं करता है। और अंतिम के श्लोकों में यहाँ ये चीज देखने को मिली
कि भर्तृहरि जो है पूर्व जन्मों में विश्वास करने वाले हैं ना। तो देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा है इत्थिंग के कथन के अनुसार भर्तृहरि क्या थे, बौद्ध थे ना। भर्तृहरि किसके उपासक थे, ब्रह्म के उपासक थे ना। एक तो होता है सगुण ब्रह्म, एक तो होता है निर्गुण ब्रह्म ना। तो ये वेदांतोक्त जो निर्गुण ब्रह्म है उस ब्रह्म के उपासक थे भर्तृहरि ना। और ये मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे। प्रश्न पूछ लिया जाएगा मुक्तक काव्य का प्रथम कवि कौन था, भर्तृहरि ना। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु 650 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु, किसी को ऐसा लग रहा है लिखवाना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है तो हम लिखवा देंगे, क्योंकि प्रश्न न गलत हो। यहाँ हम लिखवा देंगे, 10 मिनट लेट होगा चलेगा, लेकिन प्रश्न गलत होगा ये नहीं चलेगा ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 650 ईस्वी में। और ये विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि बड़े भाई थे किसके, विक्रमादित्य के। और जो विक्रमादित्य था वह विक्रम संवत का प्रवर्तक था ना। बन गया लगभग। इनकी रचनाओं पे हम लोग आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रचनाएं ही ज्यादातर पूछी जाती हैं। इनकी 2-3 रचनाएं, लगभग 2 रचनाएं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है सिलेबस में। एक रचना कौन, वाक्यपदीयम, जो आपके सिलेबस में यूनिट संख्या 6 में पढ़ना है इसी बात को। इनकी यहाँ 5-6 रचनाएं लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं सीरियल से, 1 2 3 4 5 लिख देते हैं सीरियल से। इनकी सबसे पहली रचना है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक। और श्रृंगार शतक में आपके कितने श्लोक हैं, 103 श्लोक। इसके बाद इनके दूसरे रचना सीरियल से लिखा गया है नीति शतक। कौन सी है, नीति शतक। नीति शतक में कितने श्लोक हैं, इसके बाद इनकी तीसरी रचना है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में कितने श्लोक हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, मुक्तक काव्य ना। और ये तीनों के तीनों आपके क्या है, शतकत्रय के नाम से जाने जाते हैं, शतकत्रय ना। और ये तीनों के तीनों मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन है, भर्तृहरि है। इसके बाद इनकी एक रचना मिलती है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम मिलती है आपको। और यह वाक्यपदीयम जो है ये व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ या दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख दे रहे हैं, दार्शनिक व्याकरण, दार्शनिक व्याकरण। एक तो इनकी रचना मिलती है दीपिका टीका, जो कि महाभाष्य पर लिखे हैं। दीपिका टीका किस पे लिखी गई है, महाभाष्य पर। ये इम्पोर्टेंट है, महाभाष्य आपके सिलेबस में है, इसलिए ये वाली टीका भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। किसका, भर्तृहरि का, यहाँ लिख देते हैं भर्तृहरि। इनका समय लिखते हैं हम लोग 575 ईस्वी से लिखेंगे 650 ईस्वी ना। अथवा ऐसे कर सकते हैं 57 ईसा पूर्व, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये भर्तृहरि। बस भर्तृहरि समाप्त हो गए। इसी के साथ इतने भर्तृहरि के बारे में पढ़ना था। इनके गुरु गोरखनाथ ना, बौद्ध मत के अनुसार इनके गुरु कौन है, वसुरात। इनकी पत्नी का क्या नाम है, पिंगला। इनके गुरु कौन है, गंधर्व सेन। और इनके पिता कौन है, गंधर्व सेन है। बस बाकी इनकी रचनाएं हैं। इनके पिता गंधर्व सेन मालव देश के राजा थे और इनकी पत्नी का नाम पिंगला थी ना। और इनके गुरु गोरखनाथ थे। बौद्ध मत के अनुसार इनके गुरु वसुरात थे। बाकी इनकी रचनाओं में जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट रचनाओं में श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, जो शतकत्रय के नाम से जाना जाता है,
ना मुक्तक काव्य है। तो मुक्तक काव्य के सर्वप्रथम प्रणेता कौन हो जाएंगे आपके? मुक्तक काव्य के सर्वप्रथम प्रणेता हो जाएंगे भर्तृहरि। भर्तृहरि का समय 575 ईस्वी से 650 ईस्वी के बीच में है और 57 ईसा पूर्व अगर ईसा पूर्व में पूछा जाएगा तो बन गया। बस भर्तृहरि समाप्त हो गए। भर्तृहरि को इतने पढ़ना था। बाकी अगला कौन से राइटर है सिलेबस में? वामन जयदीप। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा वामन जयदीप को। भर्तृहरि में इतना इम्पोर्टेंट था जो आपके सामान्य परिचय में पूछा जा सकता है। अब अगर इनके अंदर से पूछा जाएगा तो वाक्य पदीय आपके सिलेबस में है, वहां से अंदर से प्रश्न बनेगा। और वाक्य पदीय में कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, वहां से प्रश्न बनता है, वही हम लाइनें पढ़ाएंगे आपको मूल किताब से, वो भी गाइड से काम बनने वाला नहीं है। हो गया, इसको हटा दें। वामन जयदित्य को हम लोग पढ़ेंगे। अब वामन जयदित्य के द्वारा लिखी गई टीका कौन सी है? तो हम लोग अच्छा यहाँ बताइए आप, जयदित्य वामन द्वारा रचित काष्ठावृत्ति जो है यह किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है? अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। अष्टाध्यायी पर भट्टोजी दीक्षित के द्वारा एक टीका लिखी गई है। क्या नाम है उसका? शब्द कौस्तुभ। अब हम लोग पढ़ते हैं वामन जयदित्य को। वामन जयदित्य, वामन अलग है, जयदित्य अलग है, दोनों लोग लिखते हैं। हाँ, वामन दूसरा व्यक्ति है, जयदित्य दूसरा व्यक्ति है, इसलिए वामन जयदित्य लिखा है। इनका समय लिखा गया है वामन का 670 ईस्वी। ऐसे आप करके लिख सकते हैं, वामन करके लिख सकते हैं। वामन का समय दिया गया है 670 ईस्वी। इसके बाद जयदित्य का समय दिया गया है 660 या 61। जयदित्य का समय दिया गया है आपका 660 या 661, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। हाँ, अलग अलग है। अगर शताब्दी में देगा तो यहाँ 7वीं शताब्दी आप मार सकते हैं इनका, 7वीं शताब्दी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इनका ऐसे हम मानेंगे तो 650 आपको गाइड में जो मिलेगा 650 से इनका समय मिल जाएगा आपको 700 विक्रमी संवत, 700 विक्रम संवत ऐसा मिल जाएगा। 650 से 700 के बीच में, तो यहाँ देखिए 670 इनका है ना, और यहाँ 660 इनका है। दोनों लोगों का समय जोड़ के यहाँ लिख दिया गया है। 650 से 700 के बीच में इनका समय हो जाएगा। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है काशिकावृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काशिकावृत्ति। और यह काशिकावृत्ति जो है 8 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 8 अध्याय। और 8 अध्यायों में यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपका प्रथम 5 अध्याय, प्रथम 5 अध्याय जयदित्य के द्वारा लिखा गया है। और अंतिम 3 अध्याय, अंतिम 3 अध्याय वामन के द्वारा लिखा गया है, वामन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ 5 धन 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 8।
ये काशिका वृत्ति किस पे लिखी गई है? अष्टाध्यायी की टीका है। किसकी टीका है? अष्टाध्यायी की टीका है काशिका वृत्ति। और काशिका वृत्ति पर भी टीका लिखी गई है ना। कौन सी टीका लिखी गई है? देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपका काशिका, यहाँ लिख दे रहे हैं काशिका वृत्ति पर लिखी गई टीका। काशिका वृत्ति पर लिखी गई टीका, यहाँ लिख दे रहे हैं हम काशिका विवरण पंजिका। और इसी काशिका विवरण पंजिका को ही कहीं कहीं काशिका न्याय मिलेगा आपको, और कहीं कहीं काशिका न्यास मिलेगा आपको। इसी का नाम है, चाहे काशिका विवरण पंजिका कहिए, चाहे काशिका न्याय कहिए, चाहे न्यास टीका कहिए। या न्यास टीका जो है काशिका वृत्ति पर लिखी गई है ना। और किसके द्वारा लिखी गई है? यह काशिका विवरण पंजिका जिनेन्द्र बुद्ध के द्वारा लिखी गई है। जिनेन्द्र बुद्ध के द्वारा लिखी गई है। किसकी दो रचनाएं मिलती हैं? चलिए अभी बता रहे हैं, अभी इतना पढ़िए, अब आगे मत चलिए, कुछ छूटेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। काशिका वृत्ति पर लिखी गई टीका काशिका विवरण पंजिका है। और इसी काशिका वृत्ति पर पदमंजरी नहीं लिखी गई है, काशिका विवरण पंजिका पर इस पे व्याख्या किए हैं। इसके व्याख्या किए हैं हरिदत्त। और व्याख्या का नाम है उनका पदमंजरी ना। जो डिटेल में नहीं पढ़ा है वो कहता है पदमंजरी डायरेक्ट इस पे लिखी गई है, जबकि इस पे ना लिखी गई है, इसकी टिकवा पे टीका लिखी गई है ना। काशिका वृत्ति लिखी गई है अष्टाध्यायी पर। यहाँ अगर अष्टाध्यायी हम जोड़ते हैं ना, अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका काशिका वृत्ति, काशिका वृत्ति पर लिखी गई टीका काशिका विवरण पंजिका, और काशिका विवरण पंजिका पर लिखी गई टीका पदमंजरी। ऐसे हो जाएगा आपका, बन गया सबसे। ऐसा न हो आपसे बने ना कुछ। अष्टाध्यायी किसकी है? सब लोग जान रहे हैं किसकी है। ये पाणिनि की है। तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको इस पे डायरेक्ट मिल जाएगा काशिका वृत्ति पर लिखी गई टीका, ये पदमंजरी हो जाएगा। ऐसे भी मिलेगा। तो आपको केवल समझ के जानना है, चाहे इसका पूछे चाहे इसका पूछे। पदमंजरी अगर पूछेगा, काशिका वृत्ति ऑप्शन में जाएगा, काशिका वृत्ति मार देंगे। काशिका विवरण पंजिका है तो इसको मार देंगे। और ज्यादातर आपके ऑप्शन में यही वाला मिलेगा, काशिका वृत्ति ही मिलेगी आपके ऑप्शन में। तो यही वाला हम मारते सीधे सीधे चले जाएंगे ना। काशिका वृत्ति पर ऐसा तक कहेंगे, काशिका वृत्ति पर जो पदमंजरी है या काशिका वृत्ति पर लिखी गई है, लेकिन ये रचना किसकी है? कभी कभी रचना किसकी है ये भी पूछ लिया जाएगा। तो हरिदत्त की है, बन जाएगा ना। देखिए जो पहले की रचनाएं हैं ना, पूरी तरह से कोई क्लियर नहीं किस पे लिखी गई है किस पे नहीं लिखी गई है। अगर आपको पदमंजरी दिख गई, काशिका वृत्ति है, तो ऑप्शन में इसको छोड़ दीजिए। ये ना मिले तब इसको खोज लीजिए, ये वाली मार दीजिए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया। किसी किसी के द्वारा कहा जाता है काशिका वृत्ति पर लिखी गई है, किसी किसी के द्वारा काशिका विवरण पंजिका पर लिखी गई है। लेकिन अगर ये देखिए, ये व्याख्या है ना, ये क्या लिखी गई है? ये व्याख्या है, ये पदमंजरी जो है, तो हम लोग को इसी पे मान लेना है। और ये वाली ये टीका लिखी गई है जिनेन्द्र बुद्ध के द्वारा, काशिका विवरण पंजिका। तो काशिका विवरण पंजिका हो तो वही काशिका न्याय कहते हैं, और चाहे इसी को न्यास टीका कहते हैं ना। और बहुत जने देखो डायरेक्ट का कहीं न्यास टीका लिखी गई अष्टाध्यायी का, ऐसा बहुत लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। न्यास टीका किस पे लिखी गई? कहीं अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी पे नहीं लिखी गई है, अष्टाध्यायी पर लिखी गई है काशिका वृत्ति, और काशिका वृत्ति पर लिखी गई है न्यास टीका।
ऐसे आपका प्रश्न बनेगा। तो लगभग वामन जयादित्य ये हो गए ना। वामन जयादित्य का समय 650 से 700 के बीच में है। वामन का 670 है और जयादित्य का 661 या 60 मिल जाएगा। शताब्दी में पूछेगा, 7वीं शताब्दी लिखा गया है। और वामन जयादित्य की रचना क्या है? काष्ठ्यावृत्ति है। काष्ठ्यावृत्ति में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। प्रथम 5 अध्याय जयादित्य के द्वारा लिखा गया, अंतिम 3 अध्याय वामन के द्वारा लिखा गया। हमारे में लिखा है वामन जयादित्य के काष्ठ्यावृत्ति के 8 अध्यायों पर प्रथम 5 अध्याय जयादित्य और अंतिम 3 अध्याय वामन ने लिखे हैं। तो काष्ठ्यावृत्ति पर लिखी गई टीका जिनेंद्र बुद्ध द्वारा रचित काष्ठ्य विवरण पंजिका है और उसी काष्ठ्य विवरण पंजिका को ही काष्ठ्य न्याय अथवा न्यास टीका कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिनेंद्र बुद्ध द्वारा रचित काष्ठ्य विवरण पंजिका को काष्ठ्य न्याय या न्यास टीका कहा जा सकता है। बस और काष्ठ्य पर लिखी गई व्याख्या है पदमंजरी। कौन सी है? पदमंजरी। बस वामन जयादित्य में इतना ही पूछेगा। काष्ठ्यावृत्ति किसकी टीका है? काष्ठ्यावृत्ति किसकी टीका है? वामन जयादित्य की है। किस ग्रंथ पर लिखी गई है? कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्यायों को 2 भाग में बांट दीजिए। पहला 5 अध्याय जयादित्य लिखते हैं और अंतिम तो जयादित्य की मृत्यु हो गई 5 अध्याय लिखते लिखते, पूर्ण नहीं हुआ ग्रंथ, तो वामन के द्वारा ग्रंथ को पूर्ण किया गया, 3 अध्याय और बढ़ाया गया उसमें। ठीक, बाकी कुछ नहीं। ये काष्ठ्य विवरण पंजिका किसकी रचना है? कभी कभी इतने पूछ लिए, काष्ठ्य विवरण पंजिका किसकी रचना है? जिनेंद्र बुद्ध की है। पदमंजरी किसकी रचना है? हरिदत्त की है ना। काष्ठ्यावृत्ति किसकी है? वामन जयादित्य की है। काष्ठ्यावृत्ति किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है? अष्टाध्यायी की। ऐसे सारे प्रश्न बनेंगे। बस वामन जयादित्य से इतने प्रश्न बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। एक रचना याद करके जाना है इनका, क्या? काष्ठ्यावृत्ति। और काष्ठ्यावृत्ति पर जो टीका लिखी गई है इसको भी याद करके जाना है। ठीक, सबसे बन रहा है ना, कैसे कैसे प्रश्न बनेगा पता चल रहा है। रचनाओं पे विशेष फोकस करेंगे एग्जाम में, रचना पर और समय में। अगले कौन है? भट्टोज दीक्षित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भट्टोज दीक्षित की बहुत सारी रचनाएं हैं, रचनाएं तो पूछी जाती हैं। लिखा है भट्टोज दीक्षित 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं का पूर्वार्ध। गाइड में भी आपके दिया होगा ना, यही दिया है, समय की कुछ अलग दिया है। केवल 16वीं शताब्दी लिखा गया है। तो 16वीं शताब्दी का इनका क्या है? उत्तरार्ध है और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। अब चाहे 16वीं शताब्दी दे, 16वीं मारना है आपको ना, और 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी मारना है आपको। इनके पिता का नाम लिखा है लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर, और कोष्टक में लिखा गया रंगोजी दीक्षित। क्या हुआ? श्रीधर। इनके पिता का नाम, भट्टोज दीक्षित के पिता का नाम आप श्रीधर नलचंपू पढ़ के आई है। नलचंपू पढ़ी है, वहीं मिल जाएगा श्रीधर आपको। श्रीधर आपके हो जाएंगे, नल के पिता श्रीधर हो जाएंगे, या नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट के पिता हो जाएंगे ना। श्रीधर मुझे ऐसे वहाँ लाइन आई है, उसे इनके हो, या तो क्लियर नहीं है, या तो नलचंपू काल के पिता है श्रीधर, या फिर हाँ बाकी नल के पिता का नाम वीरसेन है, वीरसेन सोनू माया है। नहीं, जहाँ देखिए सब प्रश्न संशयात्मक प्रश्न मिले, किताब सहित नोट कर लीजिए करिए, ताकि वो भविष्य में आपके काम आए। अगर और कुछ मिल रहा है तो यहाँ क्या दिया है, वहाँ क्या दिया है, उससे भी नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर हम लोग और किसी के पास चलते हैं। इसलिए तो सब लोग कोचिंग आते जाते हैं ना। तो त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम था श्रीधर। नलचंपू में ऐसा पढ़ेंगे आप भूमिका में। और बाकी यहाँ तो हम यही लिखे हैं लक्ष्मीधर या रंगोज दीक्षित। और ये वाली जो किताब आपके हाथ में है इसमें भी दिया होगा, ये सब सामान्य परिचय में आएंगे। किताबों को तो आप लोग पढ़ते नहीं, जो लेकर रख लेते हैं, बस कोचिंग पढ़ाइए, पढ़ा लायक खरीद धरे रहा हमारे में। यहाँ इनका यहाँ देखिए लक्ष्मीधर इनके पिता को हम लिखे हैं। यहाँ इनके पिता के नाम के आगे लिखे हैं लक्ष्मीधर, और इनका शिष्य का नाम लिखे हैं वरदराज। इनके शिष्य कौन है?
वरदराज और इनके गुरु हैं शेष कृष्ण। भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन है? तो शेष कृष्ण है। और इनके शिष्य कौन है? वरदराज है। और इनके पुत्र का नाम लिखा गया भानुज दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के पुत्र का नाम भानुज दीक्षित है। ये सब आपके यूजीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट होगी और इनका समय इंपॉर्टेंट होगा। पिता का नाम लक्ष्मीधर, शिष्य का नाम वरदराजाचार्य और गुरु इनके शेष कृष्ण है। और इनके पुत्र का नाम भानुज दीक्षित है। और बाकी हम लोग इनकी रचनाओं को देखते हैं। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रचनाएं इनकी हम पॉइंट पर लिखे हैं, पांच की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5। भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, इनका समय क्या लिखा गया है? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध लिख लीजिए। पूर्वार्ध 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होगा। उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा आपका। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछी भी जाती हैं। लिखा है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। पहली रचना यहाँ लिखा गया है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण और हम लोग इसी के अनुसार कारक पढ़ते हैं। कारक हमको सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना होता है। और आगे लिखा गया है शब्द कौस्तुभ। अभी पढ़ते आए हैं शब्द कौस्तुभ। किसकी टीका है? शब्द कौस्तुभ। ये किसकी टीका है? अष्टाध्यायी की टीका है। अष्टाध्यायी की टीका। आगे आपको मिल जाएगा प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा किसकी है? प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा। इसके बाद आपकी है धातु पाठ निर्णय। खूब पूछी जाती है रचना। धातु पाठ निर्णय। इसके बाद है आपका लिंगानुशासन वृत्ति। और भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार भी कहा जाता है। क्या इनको कहा जाता है? लिख लीजिए वृत्तिकार। इनको वृत्तिकार भी कहा जाता है। यहाँ लिख ले रहे हैं कुछ चीजें आपकी। व्याकरण
इसको अलग से लिखिएगा मत अभी, ये वाला पहले इतना लिख लीजिए, इसको मिटा के फिर यहाँ लिखते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है, इसमें बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, उसको लिखवा देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये वाला हो गया सबका, हटा दें। देखिए लिखा गया है यहाँ क्या, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई टीकाएं। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है, और इस पर टीकाएं लिखी गई हैं। लिख लीजिए आप लोग। प्राण मनोरमा तत्वबोधनी 1 2 3 4 5 प्राण मनोरमा, ये प्राण मनोरमा है किसकी? भट्टोजी दीक्षित की है। यह इनकी प्रथम लोकप्रिय टीका भी है, ये भी जान लीजिए। प्रथम लोकप्रिय टीका। दूसरे नंबर पे है तत्वबोधनी। तत्वबोधनी ये भी खूब पूछी जाती है, रचना किसकी है ये? ज्ञानेंद्र सरस्वती की। तीसरे नंबर पे लिखा गया है तत्वदीपिका। तत्वदीपिका किसकी है? रामानंद की है, रामानंद की है। लघु शब्देंदु शेखर, बृहद शब्देंदु शेखर को पूछा जाता है। लघु शब्देंदु शेखर, और आगे लिखा गया है आपका बृहद शब्देंदु शेखर। बृहद शब्देंदु शेखर किसकी है ये? नागेश भट्ट की। आज हम शाही नहीं डाले, सुबह जल्दी जल्दी मार करूँगा। बाल मनोरमा। बाल मनोरमा किसकी है? बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित किसकी है यह? वासुदेव दीक्षित की है। दूसरी प्रसिद्ध लोकप्रिय टीका है, दूसरी प्रसिद्ध लोकप्रिय टीका। और इसी ये जो प्राण मनोरमा लिखी गई है, इसी पर पंडित राज जगन्नाथ पूरा लिखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ क्या लिखे हैं? मनोरमा कुछ मर्दनी लिखते हैं।
हाँ हाँ, तो भारत के पिता थे, उनके भी पिता थे। नलचंपू आज पढ़ेंगे, उनके भी पिता थे। श्रीधर श्यात्मजा वीर शेर सोनो, ये सब की सब लाइन आई है ना नेमादित्य को ही श्रीधर शायद कहा जाता था, ऐसे भी आएगा। बाकी भारत के पिता तो थे ही श्रीधर। ये आपका पूरा हो गया। भट्टोजी दीक्षित के बारे में हम लोग पढ़ लिए। भट्टोजी दीक्षित की रचनाओं को पढ़ लिए। और भट्टोजी दीक्षित एक छो टीका लिखे थे, क्या एक छो ग्रंथ क्या लिखे, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, बहुत लोगों के द्वारा लिखी गई है। इसे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी बहुत प्रसिद्ध रचना है। पूछ लिया जाता है किसका है, भट्टोजी दीक्षित का। और हम लोग जो कारक पढ़ते हैं, चाहे आप डीजीटी में पढ़ते हो, चाहे जिसमें में पढ़ते हो, सिद्धांत कौमुदी से ही हम लोग कारक पढ़ते हैं ठीक ठाक से। इसके बाद कौन से लेखक बचे हैं आपके? आगे किसका नंबर है? नागेश भट्ट। नागेश भट्ट का 17वीं शताब्दी। यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा आप कैसे करेंगे, कर लेंगे ना। सबसे पहले तो एक प्रश्न यही बन जाएगा, भट्टोजी दीक्षित का समय क्या है ना? 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा इनका समय ना। इनकी रचनाओं से प्रश्न बनेगा तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है ना? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना है। और इनकी दूसरी रचना बता रहे हैं शब्द कौस्तुभ, जो कि अष्टाध्यायी की टीका है। अष्टाध्यायी पर इन्होंने एक टीका लिखा, उसका नाम क्या था? शब्द कौस्तुभ ना। उसके बाद प्रौढ़ मनोरमा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो कि इन्हीं के ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी की टीका है ना। ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। और भट्टोजी दीक्षित अपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पर ही एक तो टीका लिखे, उसका नाम रखे प्रौढ़ मनोरमा। और इस सिद्धांत कौमुदी की सारे टीका में सबसे प्रसिद्ध लोक टीका हुई लिखा, प्रथम लोकप्रिय टीका थी। और दूसरे इस पर सिद्धांत कौमुदी पर दूसरी प्रसिद्ध लोकप्रिय टीका कौन की थी? बाल मनोरमा। बाल मनोरमा किसके द्वारा लिखा गया? उसके बाद यहाँ देखिए इनके ग्रंथ का नाम है धातु पाठ निर्णय। खूब पूछा जाता है धातु पाठ निर्णय किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की है ना। लिंगानुशासन वृत्ति किसकी है? हाँ, लिंगानुशासन वृत्ति इनकी है, भट्टोजी दीक्षित की है। लिंगानुशासन वृत्ति, और केवल लिंगानुशासन पूछ लेगा तो पानी में चला जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है? बस बाकी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की यहाँ टीका लिखी दिए हैं प्रौढ़ मनोरमा। ये प्रौढ़ मनोरमा किस पर लिखी गई है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। ये तत्वबोधिनी किसकी टीका है? ज्ञानेंद्र सरस्वती की है। ये ज्ञानेंद्र सरस्वती तत्वबोधिनी नामक टीका किस ग्रंथ पर लिखे हैं? भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी पर लिखे हैं। तत्व दीपिका किसकी है? रामानंद की है। रामानंद तत्व दीपिका किस ग्रंथ पर लिखे हैं? भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी पर लिखे हैं ना। लघु शब्देंदु शेखर, बृहद शब्देंदु शेखर किसका है? और एक चीज आप यही जान लीजिए, जहाँ जहाँ शेखर 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 आता जाए रचना पूछ ले, सब जगह नागेश भट्ट को मार दीजिएगा। कई तो शेखर लिखे हैं ये, जहाँ जहाँ शेखर 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 आएगा सबको मार देना। नागेश भट्ट रचना पूछ लेगा तो आपकी रचना सही हो जाएगी ना। लघु शब्देंदु शेखर, बृहद शब्देंदु शेखर नागेश भट्ट की रचना है। किस पर लिखी गई है? तो सिद्धांत कौमुदी की टीका है ये ना। बाकी बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित लिखते हैं। किस पर लिखते हैं? सिद्धांत कौमुदी पर लिखते हैं। और जो प्रौढ़ मनोरमा है इसी पर जगन्नाथ क्या लिख रहे हैं? पंडित राज जगन्नाथ मनोरमा कुछ मर्दनी लिखते हैं। बन गए सबसे। बस ऐसे प्रश्न पूछेगा। अब अगले ग्रंथ में हम लोग आ जाएंगे, पढ़ेंगे नागेश भट्ट को। किसको पढ़ेंगे आप? नागेश भट्ट को। इसको हटा दें। चार दिन टीजीटी की क्लास यहाँ और चलेगी। टीजीटी की बैच आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेट पे टाइम 4 से 5 घंटे रोज देंगे।
आप लोग तैयार रहेंगे ना? जी सर। 4 दिन टीजीटी की बैच यहाँ 4 दिन में पूरी हो जाएगी। हम लोग पूरा फोकस, जब तक नेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, पूरा फोकस नेट के एग्जाम पे करेंगे। 4 से 5 घंटे क्लास चलेगी और क्लास जो 10 बजे से चल रही है उसको हो सकता है 8 बजे से कर दें हम लोग। 8 से 12 सब लोग पढ़िएगा, क्योंकि 2 महीने की बात है, 2 महीने का 1.5 महीने की बात है। 1.5 महीने आप 4-4 घंटे पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। सही रहेगा? क्लास 8 बजे से कर देंगे इसके बाद, और टीजीटी वालों को छुट्टी कर देंगे दीपावली के बाद। उनकी बैच नहीं चलेगी एलटी की। जिसको जिसको एलटी देना हो वो आके पढ़ेगा दीपावली के बाद ना, और तब तक आ जाएगा 6 दिसंबर धीरे धीरे। 6 दिसंबर आ जाएगा तो ये वाली बैच पूरी हो जाएगी, नेट वाली। बहुत जल्दी भाग रहा है। हाँ, तो समय बहुत जल्दी जल्दी भागेगा ही। समय के अकॉर्डिंग आप भी जल्दी जल्दी चलिए। हमारा आपका जल्दी जल्दी चलना है, अपना रूल नियम रेगुलेशन बनाइए। सुबह उठना है, क्या करना है, कितने काम करना है। सुबह उठते ही एक तो लिस्ट बना लीजिए, आज दिन भर में हमको क्या क्या काम करना है जो हमारे लिए उपयोगी है, और दिन भर में क्या काम ऐसा करना है जो हमारे परिवार के लिए उपयोगी है। उसकी एक तो लिस्ट होनी चाहिए। किसी के पास लिस्ट नहीं होती है, इसलिए आपको लगता है समय बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। कम से कम अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लिए एक तो लिस्ट बना लीजिए। आज हम सुबह उठें, दिन भर में हमको कितना काम कर लेना है जो हमारे लिए उपयोगी होगा ना। हमारे आपके लिए उपयोगी यही है आज हम लोग कितना ग्रंथ क्लास में पढ़ाया जा चुका है, कितना हम पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है। क्लास में नहीं भी पढ़ाया गया तो कितना हमारा भी दायित्व बनता है हम अपने मन से भी कुछ पढ़ लें ना। ये सबकी लिस्ट होनी चाहिए सबके पास, तभी आपको समय का पता चलेगा। नहीं तो समय ऐसे बीत जाएगा। एक दिन हमों से बुरा मर गया कुछ हो जाएगा। चलिए, अगले राइटर का नाम है नागेश भट्ट। इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नागेश भट्ट को। नागेश भट्ट, और नागेश भट्ट का समय क्या है? 17वीं शताब्दी दिया है वहाँ, तो वहाँ लिख लीजिए 1673 से 1753 के मध्य में, और नहीं तो 43 दिया है या 43 और 53 दोनों हम लिखे हैं, जो भी दिया है। 1673 से यहाँ हम लिखते हैं 1673 से 1653 हमारे में लिखा गया है, और कहीं कहीं आपको 1643 भी मिलेगा। आपको कंफ्यूजन आना नहीं है, इसी के इर्द गिर्द ऑप्शन मार देना है आपको। 17 अच्छा, यहाँ ना वहाँ पर भी 17 1673 से 1753 है। हाँ, तो वही हम 2 किताब मिले हैं, कहीं हमको 53 भी मिल गया था, कहीं 43 भी मिल गया था, इसलिए हम दोनों लिख लिए हैं। दोनों लिख भी दे रहे हैं, जो भी देगा उसको आप मार दीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये हमारी नोट से किताब की बनाई हुई नोट्स नहीं, इसको बनाने में 20 किताब का सहारा लिए हैं। जो जिस किताब में यहाँ 2 चीज़ हम लिख दिए, समझ लीजिए 2 किताब का मैटर है। हो सकता है कोई गाइड का मैटर हो, कोई मूल किताब का मैटर हो, जो जो मिला है उसको लिख दिए। अब चाहे 1653 देगा या तो 1643 देगा, इसके अलावा तो कुछ देगा नहीं। ईस्वी के मध्य है आपका, ईस्वी के मध्य ये इनका समय है। इनके पिता का नाम लिखा गया है शिव भट्ट। पिता का नाम क्या है? शिव भट्ट। और इनकी माता का नाम लिखा गया है सती देवी। यहाँ आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पिता का नाम लिखा गया है शिव भट्ट, शिव भट्ट, और इनके माता का नाम लिखा गया है सती देवी। गाइड में मिल रहा है आपको ये सब, सती देवी न? और इनके शिष्य का नाम लिखा गया है वैद्यनाथ पायल। शिष्य से पूछेगा नहीं। इनका उपनाम दिया गया है, उपनाम इनका काले लिखा गया है यहाँ। उपनाम इनका दिया गया है काले, और इनके शिष्य का नाम दिया गया है वैद्यनाथ पायल। क्या लिखा गया है? पायल। माता पिता को लिखिए, इसको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ज्योतिषी के लिए। टीचर का एग्जाम नहीं। नागोजी भट्ट भी कहा जाता है क्या? हाँ? नागोर क्या कहा जाता है? नागोजी भट्ट। नागोजी भट्ट।
पता नहीं गुरु, उतना डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। कोटवाद के रचनाकार, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा है, लगभग 9 ठो रचनाएं इनकी हम लिखे हैं। वही रचनाएं आपको लिखना है यहाँ। शिष्य का नाम यहाँ लिख दिए हैं, बैद्यनाथ पायगुंड लिखा है। और कुछ लिखा गया है क्या वहाँ? पायगुंड है, गुंड गुंड ही तो हमारे किताब में लिखा गया है नोट्स में। बाकी वहाँ देख लीजिए। और आपको एक चीज बता दे रहे हैं, यूजीसी के एग्जाम में ये सब रटना नहीं है। ये सब इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि आपको लगे ना कि अधूरा पढ़ा रहे हैं। रचना जो लिखने चल रहे हैं आपको रट के जाना है, यही पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक, इनकी रचनाओं में देखिए सबसे पहले लिखा गया है लघु शब्देंदु शेखर, बृहद शब्देंदु शेखर। ऐसे गिनती लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रचनाएं हम लिखे हैं यहाँ जोड़ करके। तो 2 रचनाएं तो अभी हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। क्या क्या? लघु शब्देंदु शेखर। दूसरा पढ़ के आए हैं बृहद शब्देंदु शेखर। और दोनों की दोनों टीका है। किसकी टीका है? किसकी? हम सोचे के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी टीका। और ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टो दीक्षित की है। ये तीर लगाने का मतलब आप समझ जाइए। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टो दीक्षित की है। और लघु शब्देंदु शेखर, बृहद शब्देंदु शेखर किसकी है? नागेश भट्ट की है। और ये दोनों टीकाएं हैं। किसकी टीकाएं हैं? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की टीकाएं हैं। आगे लिखा गया है आपका वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा। वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा।
प्रदीप पे है। प्रदीप जो शब्द कौस्तुभ पर ये वाली है विष्णु टीका, उद्योत टीका महाभाष्य पर है। वो भी प्रदीप नागेश भट्ट की उद्योत टीका महाभाष्य पर लिखी गई है, और भर्तृहरि महाभाष्य पर दीपिका टीका लिखते हैं, और कई एक प्रतीक टीका लिखते हैं। ये प्रदीप पर ये उद्योग लिखी है। महाभाष्य पढ़ाएंगे वहाँ हो जाएगा आपका, इसको बता देंगे। तभी तो बताया हाँ। इसको ऐसे कर लीजिए, आपका बन जाएगा। जो महाभाष्य पर लिख दिए हैं, महाभाष्य की प्रतीक टीका पर, और ये प्रतीक टीका किसकी है आपकी? ये है आपकी कैयट की। अब आपका क्लियर हुआ। उद्योत टीका जो महाभाष्य की प्रतीक टीका कैयट लिखे हैं, इसी प्रतीक टिकवा पर ये उद्योत टीका लिखे हैं ये नागेश भट्ट। कितना अंतर से जा रहा है प्रश्न ना। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया, और उस महाभाष्य पर कैयट टीका लिखे, उसका नाम प्रतीक रखते हैं, और प्रतीक टिकवा पर नागेश भट्ट उद्योग टीका लिखे हैं, उद्योग टीका लिखे हैं। बन गया। ऐसे ऐसे सब सामान्य प्रश्न रहेगा एग्जाम में, ऐसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। सोनाली रटाई है, रट ले बोल, रटने वाली विधि अपनी बढ़ा लीजिए, क्योंकि एग्जाम 6 दिसंबर को भी हो सकता है, 22 दिसंबर को भी हो सकता है। तो अब आ जाएगी डेट, कब किस दिन किस सब्जेक्ट का, उसी दिन पता चलेगा। 6 दिसंबर को रहेगा तो हम दे लेंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। कहाँ है? एग्जाम कहाँ, किस चीज का? बीएड का। हाँ, मेरठ। चलिए भगवान मंगाओ, पहले चलाना चाहिए। लास्ट पहले चल सर पहले होगा तो सही रहेगा, ऐसे लास्ट। लेकिन संस्कृत बाद में नहीं, 2 बार से संस्कृत जो है लास्ट में हो रहा है, और उसके पहले जो है संस्कृत दूसरे दिन होता था। लास्ट में ही ना, लास्ट में। इसके पहले भी नहीं लास्ट में। तो ये नागेश भट्ट देखिए, आपके किताब में जो नागेश भट्ट थे वो समाप्त हो गए। नागेश भट्ट का समय लिखा गया है 1673 ईस्वी से 1753 या 1743 ईस्वी के मध्य ना। और इनके माता पिता का नाम से भट्ट, माता का नाम सती देवी, उपनाम इनका काले लिखा गया, शिष्य वैद्यनाथ पायगुण। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है एग्जाम में, हमको यहाँ से ध्यान देना है इनकी रचनाओं पर। लघु शब्देंदु शेखर किसकी है, पूछ लिया जाएगा ना। बृहद शब्देंदु शेखर किसकी है, नागेश भट्ट की। ये नागेश भट्ट किस ग्रंथ पर लिखे हैं, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पर लिखे हैं। और सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, भट्टोज दीक्षित की। तो भट्टोज दीक्षित के द्वारा लिखी गई व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, और सिद्धांत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पर यहाँ नागेश भट्ट 2 टीका लिखते हैं, लघु शब्देंदु शेखर और बृहद शब्देंदु शेखर। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा पकड़ के देख, मार दे जाए। मंजूषा यहाँ सब लिखा गया है। यहाँ केवल लघु मंजूषा, यहाँ परम लघु मंजूषा, बस यही है ना। परिभाषेंद्र शेखर ना, यहाँ भी शेखर है, यहाँ भी शेखर है, यहाँ भी शेखर 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 देख के नागेश भट्ट के नागेश शेखर ऐसे मान लीजिए, नागेश लास्ट में सा आएगी, शेखर कुमार दीजिए। बाकी उद्योग टीका ये 3 लाइन खूब पूछी जाती हैं आपकी, ये वाली तीनों रचनाएं खूब पूछे जाने योग्य है। उद्योग टीका किसकी है, ये उद्योग नागेश भट्ट की है। किस पर लिखे हैं ये, प्रतीक टीका पर लिखे हैं, प्रतीक टिकवा पर टीका लिख दिए हैं ये ना। प्रतीक टीका किसकी है, कैयट की। कैयट प्रतीक टीका किस ग्रंथ पर लिखे हैं, महाभाष्य पर लिखे हैं ना। शब्द रत्न किसकी टीका है, प्राण मनोरमा की टीका है। और ये प्राण मनोरमा किसकी है, अभी पीछे चल पड़ के आए हैं जब ना। और ये प्राण मनोरमा भी टीका है, किसकी टीका है, सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई है। सिद्धांत कौमुदी
है किसकी? भट्टोजी दीक्षित की। भट्टोजी दीक्षित अपने सिद्धांत कौमुदी पर ही प्रण मनोरमा नामक टीका लिखते हैं और इस प्रण मनोरमा नामक टीका पे नागेश भट्ट क्या लिखते हैं? शब्द लिखते हैं ना। और यहाँ क्या लिखा गया है? विस्मी टीका किस पे लिखी गई है? और इस शब्द कौस्तुभ किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की रचना है शब्द कौस्तुभ, जो कि अष्टाध्यायी की टीका है। किसकी टीका है ना? तो यहाँ अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं शब्द कौस्तुभ। और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो शब्द कौस्तुभ लिखा गया, इसी शब्द कौस्तुभ पर नागेश भट्ट क्या लिखते हैं? विस्मी टीका लिखते हैं। खूब पूछी जाती है रचना, खूब दबा पूछा जाता है एग्जाम में। तीनों एक खूब पूछी जाती हैं, इसको तीनों खूब अच्छे से लिखिए। आगे वाले कौन से राइटर हैं आपके? सर इनकी स्फोटवाद भी आती है। हाँ, स्फोटवाद के रचनाकार यही हैं। यहाँ लिख लीजिए ऐसे, नागेश भट्ट स्फोटवाद के रचनाकार हैं। रचनाकार वही लिख लीजिए ऐसे बस। स्फोटवाद के रचनाकार कौन है? नागेश भट्ट है। ये भी पूछी जाती है आपकी। स्फोटवाद के रचनाकार में कौन है? नागेश भट्ट है। आगे जैनेन्द्र हैं आपके ना। बाकी जैनेन्द्र में भी कुछ नहीं है, 2-4 शब्दों को लिखना है। ये सारी रचनाएं तो आपके गाइड में मिल जाएंगी लगभग। इसके बाद जैनेन्द्र को हम लोग देखते हैं। जैनेन्द्र का समय वहां क्या दिया है आपका? कौन शताब्दी? 500 से 565। छठवीं शताब्दी ना। यहाँ हमारा लिखा 300 विक्रम पूर्व भी लिखा है, फिर छठवीं शताब्दी भी लिखा है, विक्रमी पूर्व। और यहाँ आप लिख सकते हैं जिसको छठवीं शताब्दी ऐसे लिखा गया है। और कितना आप बोल रहे थे गाइड में? और कुछ लिखा है 500 ईस्वी से 565 565 ईस्वी के बीच। इनकी माता का नाम लिखा गया है श्रीदेवी और पिता का नाम लिखा गया है माधव भट्ट। माता पिता, माता श्रीदेवी है इनकी, श्रीदेवी, पिता माधव भट्ट है। बचपन का नाम इनका था देवनंदी। बचपन का नाम था इनका देवनंदी। और इनका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार का हो गया। इनकी रचनाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। इनकी 7 रचनाएं हम लिखेंगे, यहाँ लिख ले रहे हैं। रचनाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले जैनेन्द्र व्याकरण लिखा गया है। देशभक्ति, जन्म अभिषेक, सर्वार्थ सिद्ध, समधिकंत, इष्टोपदेश, क्षेत्र प्रिय स्तोत्र।
जन्माभिषेक, जन्माभिषेक, इसके अलावा अगर उसमें और कुछ रचना होगी दीजिए, उसको जोड़ के लिखते हैं ज़्यादा समधिकरण। उपदेश, समधितन, समधितन कौन रचना है क्या नहीं, वो सब जहाँ मिला था हम ऐसे लिख दिए हैं। सिद्ध क्रिस्तु, कितनी रचनाएं लिखी मिलती हैं। कार्ड में कुछ दिया है गुरु, 2-4 रचनाएं खाली केवल जैनेन्द्र व्याकरण दिया है। हाँ तो ये तो ये इनकी 2 रचनाएं ये खूब पूछी जाती हैं, ये वाले 2 ठो और ये वाला 1 ठो। कौन? जैनेन्द्र, जैनेन्द्र व्याकरण देवनंदी किसमें बताया गया है? गाइड में कहीं मिली होगी उनको, हमको भी तो कहीं मिला है, हमको अपने मन से लिखे नहीं होंगे ना। आप बाबूराम सक्सेना में भी जैनेन्द्र व्याकरण की चर्चा आई है प्रातःखंड में ना, वहाँ किसकी बताई गई है? केवल समय बता दिए हैं। वहाँ जिनेन्द्र बुद्ध की शायद बताई गई है जैनेन्द्र व्याकरण, नहीं बताएगा ना। हाँ जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र की है। वहाँ तो रचना ये आपकी ऐन्द्र व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण किसकी है? बाबूराम सक्सेना के प्रातःखंड में। सबसे प्राचीन व्याकरण तो है, किसकी है? हाँ उसको आधार मान करके ये नहीं है तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ कहीं मिला ही नहीं। हाँ अगर ऐन्द्र व्याकरण है तो उसका कुछ न कोई तो रचनाकार होगा। इंद्र शब्द एक तो आया है, जब इंद्र शब्द में आप अण प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऐन्द्र। यही इंद्र का है ऐन्द्र व्याकरण। हाँ वही लिख लीजिए इसलिए इंद्र में अण प्रत्यय लग जाएगा, क्या बन जाएगा? ऐन्द्र। ऐन्द्र व्याकरण किसकी है? इंद्र की है। अब जैसे महेश्वर में अण प्रत्यय लग जाएगा, माहेश्वर बन जाएगा ना। महेश्वर मतलब भगवान शिव, और भगवान शिव से जो पैदा हुआ माहेश्वर, जो इंद्र से पैदा हुआ वह ऐन्द्र हो गया। बाबूराम सक्सेना में लिखा गया है। ये सब जगह बताया नहीं जाता है, बता दिए वैसे छोटी थी। तो ये लगभग हो गया। जैनेन्द्र व्याकरण किसकी है पूछ लिया जाएगा, जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र का समय अगर विक्रमी पूर्व में पूछेगा 332 शताब्दी में पूछेगा, 7वीं शताब्दी हम लोग मान सकते हैं। इसके बाद आपके काम में कैयट को 3 शब्दों में केवल लिख देना है, बाकी कुछ नहीं है। कैयट का समय, कैयट को एक रचना, और रचना हम लोग पहले पढ़ के चले आए इनकी। ये हो गया ना इंद्र का ऐन्द्र। अब समझ में आ गया। अब केवल पूछ लीजिए बाबूराम सक्सेना सब लोग ये देखते हैं, लोगों को बताया सुनाया जाता है। इंद्र किसकी ऐन्द्र व्याकरण है? ऐन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया? इंद्र के द्वारा लिखा गया। अब कौन इंद्र थे इसको नहीं पता हमको। आगे है आपके कैयट। कैयट का समय क्या लिखा गया है आपका?
कैयट। यहाँ 1100 विक्रमी से पूर्व लिखा गया है आपका, विक्रम से पूर्व। शताब्दी में क्या लिखा गया है वहाँ? कौन? 12वीं शताब्दी। आप वहीं लिख लीजिए 12वीं शताब्दी, ऐसे लिख लीजिए भाई। 12वीं शताब्दी वाला पूछा भी जाएगा आपका, अगर पूछा जाएगा ना। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे जय्यट उपाध्याय। इनके गुरु का नाम था महेश्वर। इनके गुरु का नाम था महेश्वर। किसके अनुसार? एक तो लाइन लिखी है वहाँ, वेलवाकर के अनुसार। बाकी इनकी एक तो रचना है जो सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस रचना है। कौन सी है? या तो प्रतीक मिलता है, कहीं कहीं प्रदीप भी मिलता है ना। है रचना वही, चाहे प्रतीक मिल जाए चाहे प्रदीप मिल जाए। और ये टीका लिखी गई है किस पे? महाभाष्य की टीका है यार। इसके बाद कौन कौन बचा है अभी? बस 3 तो। शाक्टायन में बहुत ज्यादा नहीं है। शाक्टायन की एक रचना है जो कि पूछी जाती है। ये वाला हो गया, हटा दें। बोल दिया करिए है, सबसे पहले निकाल गई। पाली शिक्षा भी हो गया, 3 लोग हैं, इसको भी पढ़ के फिर वही आपकी भाषा विज्ञान इस यूनिट में बचेगी। तो भाषा विज्ञान हम लोग देख लेंगे। इसको इसके बाद आ जाइए, हम लोग इसको पढ़ते हैं शाकटायन को। शाकटायन का समय उसमें क्या लिखा है आपके गाइड में? 8वीं शताब्दी। शाकटायन यहाँ पे हमारे लिखा गया है क्या? 8वीं शताब्दी। और आपको शाकटायन की एक रचना बहुत फेमस है। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम शकट है। शकट से पैदा हुए शाकटायन। शकट अरे तो वैसे गलती में लिख दिया इसलिए तो बोल फिर इसमें नहीं दिखता है। तो है आप लोग चिंता कम, ऑनलाइन वालों की चिंता ऑनलाइन वाले की चिंता मुझे नहीं है, लेकिन वो लोग जब बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं। ये वाला वो करते हैं उन लोगों को डायरेक्ट क्या करिए, उनसे बात करिए। जो आपसे लड़की बात करती है उसका हस्बैंड हमारे पास रोज फोन करता है, गुरुजी जो आप वीडियो नहीं भेजे, एक दिन हम कहे आप जिसके लिए हैं उससे बात करवाइए, हमसे बात करवाएं। हम कहे अपना व्हाट्सएप खोलिए तुरंत, और वीडियो गिनवाए पर हम कहे कई वीडियो का बात रही है गिनवाए। हम कहे अपने हस्बैंड का फोन, हम कहे व्हाट्सएप खोल देखा गप अपने है, और रोज रोज फोन रिसीव करने का टाइम नहीं है हमारे पास। रोज अपने वो खुद करती हम डेली फोन नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो होता है कि बहुत कम समय पढ़ लेते, बहुत कम समय में, और आप जितने वीडियो बनाएंगे उतने तो देंगे हम
पहले दिन ही उनको 10 दिन का वीडियो नहीं दे पाएंगे सबका के हम लास्ट दिन 5 दिसंबर तक आप लोगों से टाइम लिए। 5 दिसंबर तक हमारा काम है कोर्स पूरा करना। 5 दिसंबर तक उनको एक वीडियो रोज देंगे ना। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन हम लोग कहाँ वीडियो बनाते हैं, तो नहीं बनती है, नहीं भेजते हैं। और जो दिन छुट्टी रहे वीडियो ना बने उस दिन उनका फोन आ जाए, आज वीडियो पढ़ाई है पढ़ाते पढ़ाते केवल कोई पढ़े बन गया। देखिए इनकी एक तो रचना खूब पूछी जाती है। इनकी एक तो रचना है, रचना का नाम है ऋक तंत्र। क्या है? ऋक तंत्र। ऋक पूरा लिखा गया है ऋक तंत्र। ऋक तंत्र और खूब पूछी जाती है एग्जाम में। ऋक तंत्र किसकी रचना है? शाक्टायन की है। बाकी शाक्टायन शब्द के 3 प्रकार माने जाते हैं। शाक्टायन शब्द के जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द। यह लिख दे रहे हैं। शाक्टायन शब्द के 3 प्रकार माने जाते हैं। शाक्टायन शब्द के 3 प्रकार माने जाते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? जाति, गुण, क्रिया। ये भी जरूरी है जानना। शाक्टायन के मत में एक तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम स्टार बना के आपका। शाक्टायन के मत में संपूर्ण नाम जा है अक्षातज। कहा जाता है कहते हैं, लेकिन मानते हैं, नाम को ये अक्षातज मानते हैं। तो आपका प्रश्न कभी कभार बनता है, कभी कभार किसने सकट शब्द को इसमें सबको नदादि करने है। इसका उत्तर हो जाएगा पानी। सकट शब्द को ये नदादि गण में गिनते हैं पानी। ये वाला कभी कभी आपका प्रश्न बन जाएगा। सर इसमें एक जगह पढ़ी थी कि शाक्टायन सभी शब्दों धातुओं से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, यहाँ लिख दिया गया इसलिए। जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, इसी का वो व्याख्या वाक्य कुछ बना के लिखे होंगे आपका। किस नंबर पेज पे है? हमारे गाइड नहीं दिया है शायद। इसमें 23 पेज का गाइड है। चलिए इसको हम देख लेंगे वहाँ जाके। गाइड में पढ़ने टाइम में बहुत कम मिल रहा है इस टाइम। इसके बाद आपके बच्चे हैं हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी की कुछ रचनाएं बहुत प्रभावित हैं।
हटाए इसको। रचनाओं पर विशेष फोकस करिएगा, रचनाएं पूछी जाएंगी आपकी, चाहे आप व्याकरणाचार्यों का परिचय पढ़ेंगे और चाहे साहित्याचार्यों का परिचय। आपका यूनिट 7 में साहित्याचार्यों का परिचय मिलेगा, काव्य शास्त्रियों का परिचय मिलेगा, वहां भी आपको रचना पर विशेष फोकस देना है। आगे हेमचंद्र सूरी है आपके, इनका समय लिखा है 1088 से 1172 के मध्य। कितना उसमें दिया है, कितना दिया है? इसमें तो 1080 से 1150 1145 से 1229। हम नाच लिखे हैं 1088 से लिखा गया है आपका, 1088 से कितना लिखा गया है? 1172 के मध्य लिखे हैं, 1172 मध्य। अब जो आपके गाइड में दिया होगा इसी के बीच में देखिए, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसी के बीच में पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है इसी के बीच में। हाँ तो पढ़ रहा है तो इसी के बीच में जितना दे दिया जाए वही मान लीजिएगा। हेमचंद्र सूरी इनके माता पिता का नाम तो नहीं दिया गया है। जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र को माना जा रहा है। काव्यानुशासन पर टीका लिखे हैं, विवेक टीका। पहले इनकी रचनाएं लिख देते हैं, फिर आप टीका फिर बाद में लिखते हैं। 5 इनकी रचनाएं लिख देते हैं यहाँ। रचनाएं कौन कौन सी 5 को लिखे हैं? 1 2 3 4 5। सिद्ध हेम काव्यानुशासन, काव्यानुशासन पूछी जाती है ये वाली रचना। शब्दानुशासन, लिंगानुशासन, शब्दानुशासन, लिंगानुशासन एक तो पाणिनि की भी है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, यहाँ देखिए एक तो सिद्ध हेम अलग लिखे हैं, यहाँ काव्यानुशासन अलग लिखे हैं, एक तो दोनों मिला करके सिद्ध हेम लिखे हैं। हेम धातु पारायण, ये रचनाएं इनकी हो जाएंगी। इसके बाद काव्यानुशासन पर एक तो टीका लिखे हैं, विवेक टीका। यही लिख दे रहे हैं, विवेक टीका। ये भी इन्हीं की है और ये भी इन्हीं की है, ऐसे कर लीजिए आप। और यहाँ शब्दानुशासन जो लिखे हैं इस पे लिखे हैं लघ्वी वृत्ति, विहति वृत्ति, लघ्वी वृत्ति विहति वृत्ति।
ये भी इन्हीं की रचना है। शाही हो गई खत्म। आज शाही भरे ही नहीं सुबह सुबह। सोनाली के लगे फोन आ गया है हम सर जी मेरे पास अब फोन नहीं आता। कहते हो हम ना जाने तो नहीं बतला जे का पैसे वैसे दे करके फोन नहीं उठाते। हम हाँ। 2 दिन हो गया वो फोन किए। कहते फोन नहीं आने छोड़ते हमारा। अंकल मेरा भी नहीं उठाते। फोन हम तो ऐसे नहीं उठाते हैं, नाम सेप से आ गए तो भले उठा हम लिए बोले फोन। कि मेरा भी फोन नहीं उठाते। तो ना कहते मैसेज लिख के भेज दे वो करा जब व्हाट्सएप रिकॉर्ड हो पर रहा होगा आप उनको दिक्कत नहीं समझा रहे हैं यार। होती। क्या हुआ? इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा होगा क्या? हाँ तो क्या हुआ, वैसे हम तो बोले हम फोन नहीं उठाते हैं, आप भी कह दीजिए फोन नहीं उठाते हैं, वैसे भी हम फोन नहीं तो सही उठाते बात हैं। है, फोन नहीं उठाते। अगर फोन जो है वो हो गया नाम से सेव है तो वो घरे वाले नाम से आइए जल्दी से उठाएंगे, नहीं उठाते हैं फोन। हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ से हम दिमाग भटकाते नहीं, टॉपिक पूरा हो जाएगा तो अगर हमारे काम कराएगा तो हम रिक्यू कर देंगे, नहीं तो दूसरे के काम कराएगा तो फिर करेगा व्यक्ति। बस वही है। और ऐसे संस्कृत टीचर ने फोन रात के 9-10 बजे के बाद ही उठा आशीष हेमचंद्र सूर्य देखिए लघु वृत्ति वित्ती इस पर लिखी गई टीका है, लेकिन हेमचंद्र इनकी ही है, हेमचंद्र की है। हेमचंद्र का शब्दानुशासन भी है और हेमचंद्र की लघु वृत्ति भी है और वृत्ति वित्ती भी है, इन्हीं की है। ऐसे काव्यानुशासन इन्हीं की है और विवेक टीका भी इन्हीं की है। विवेक टीका किस पर लिखे हैं? काव्यानुशासन पर लिखे हैं। लघु वृत्ति किस पर लिखे हैं? शब्दानुशासन पर। वृत्ति वृत्ति किस पे लिखे गए हैं? शब्दानुशासन पर। सारी की सारी रचनाएं हेमचंद्र की ही हैं। बन गया, तो हेमचंद्र से आपका प्रश्न बन जाएगा। बाकी एक तो और बचा है सारस्वत व्याकरण, खूब पूछा जाता है लगभग। सारस्वत व्याकरण किसकी रचना है? लगभग हायर में खूब पूछा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं का एग्जाम देने जाएंगे ये वाली रचना पूछ ली जाती है। हटाए इसको। लिख रही है ना सब लोग, न बोलना ज्यादा ताकन पछतावा। कल बताएगा जो अंतिम हमारे में पढ़ना है हमको सारस्वत व्याकरण। ये सारस्वत व्याकरण क्या है? रचना है कि रचनाकार है? कौन बताएगा? व्याकरण है। हाँ, पहले हम लोग जब नया नया सिलेबस आया था हमसे सोचे सारस्वत के वो आदमी है। हाँ, लेकर रचना उसने के बारे में जन्म माता पिता के बारे में ऐसे पढ़ना है, ऐसा हम लोग सोचते थे पहले जब नया नया सिलेबस आया, जब नहीं जानते थे सिलेबस के बारे में। ये सारस्वत व्याकरण, ये व्याकरण का ग्रंथ है और ये लिखा गया है अनुभूति स्वरूपाचार्य के द्वारा। 12वीं में जो आपका लिखा गया है सारस्वत व्याकरण, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अनुभूति स्वरूपाचार्य कृत सारस्वत व्याकरण। व्याकरण। अब इसका सबसे बढ़िया यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारस्वत व्याकरण किसकी रचना है? अनुभूति स्वरूपाचार्य की है। और सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई बहुत सारी टीकाएं हैं, उसी को हम लोग केवल यहाँ लिखे हैं, यही देखते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है? सारस्वत व्याकरण ना, सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका। सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ हम ऐसे लिख देंगे।
बोल देते हैं क्योंकि क्योंकि क्या मतलब समझ लीजिए, मार्कर ना। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे डायरेक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, इनके ही हैं CI ना इमरजेंसी में चलाते हैं कोचिंग, इतनी बड़ी बड़ी CI ना देख सकते छोटी। हम लोग रोज जो है सो के उठते हैं, पहले मार्कर में CI भरी बैगों में रखे तो बैगों में गिर उड़ जाती है कभी कभार में, तो खराब हो जाता है, इसलिए छोड़ दिए बैगों में रखना। सारा तो सब इस पे देखिए, सारस्वत प्रक्रिया लिख लीजिए, सारस्वत प्रक्रिया। देखिए क्या लिखा गया, सारस्वत व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, अनुभूत स्वरूपाचार्य के द्वारा। तो सारस्वत व्याकरण पर लिखी गई टीका सारस्वत प्रक्रिया, ये भी इन्हीं की है। किसकी है, अनुभूत स्वरूपाचार्य की है, अनुभूति स्वरूपाचार्य की है। दूसरी टीका लिखी गई है आपकी क्षेमेंद्र टिप्पण खंडन एक ठो है, क्षेमेंद्र खंडन। क्षेमेंद्र के द्वारा कोई टिप्पण नामक ग्रंथ लिखा गया था, उसी का खंडन किए हैं। कौन किया है, धनेश्वर, धनेश्वर लिखा गया है। या फिर कोई लिखा गया होगा, ये टिप्पण फिर इसी पे लिखे गए, क्षेमेंद्र टिप्पण खंडन धनेश्वर की है। और ये इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा गाइड वाइड में क्या लिखा गया है। सुबोधिनी टीका लिखी गई है अमृत भारती की, सुबोधिनी। सर टिप्पण ऐसे ही है। हाँ, टिप्पण ऐसे तो लिखा जाएगा, टी आधा पर फिर पूरा पर, वो वाला ऐसे भी लिख बड़ी सकते हैं। देखी। ये वाला कर रहे हैं का, हाँ किताब में जो लिखा गया था वही हम लिखे होंगे। सर वही वाला। आगे क्या लिखा गया है, सुबोधिनी अमृत भारती की है, सुबोधिनी किसकी है, यह अमृत भारती की। प्रक्रिया कुंजराज की, प्रक्रिया ये किसकी है, कोई थे कुंजराज। सिद्धांत रत्नावली माधव की। सारस्वत व्याकरण कितना फेमस था, इस पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। शब्दार्थ चंद्रिका, सिद्धांत रत्नावली हो गया ना, शब्दार्थ चंद्रिका, शब्दार्थ चंद्रिका है ना, चंद्रिका किसकी है यह, हंस विजय की, सप्तमी रचना हो गई।
इसमें जो इम्पोर्टेंट है प्रक्रिया वार्तिक लिखी गई है सहज कीर्ति की। यहाँ लिख ले रहे हैं आप 7वीं प्रक्रिया वार्तिक। प्रक्रिया वार्तिक किसकी है आपकी? सर हम प्रावधान है कि नियम बनाए कहाँ? प्रक्रिया के आगे प्रक्रिया के आगे पुंज और राज है। पुंज पुंज राज इसको पढ़ा जाएगा ना। पुंज राज नियम नहीं, इसको ऐसे हमको लिखना चाहिए था, हम ऐसे जल्दी जल्दी लिखे हैं। ये ऐसे है पुंज राज। पुंज राज इसको कर लीजिए। आगे क्या है आपका? प्रक्रिया वार्तिक सहज कीर्ति की है। सहज कीर्ति की है। हमारे पा और रिया में बहुत अंतर नहीं रहता है। खाली बोला तो उसको समझ जाए और माँ भी कभी कभार वैसे लिखवा दिया जाता है। माँ और हम हमें बहुत कम अंतर मिल जाता है। प्रसाद वासुदेव भट्ट की। वासुदेव भट्ट की। सारस्वत चंद्रिका लिखे हैं, किसकी है ये? सारस्वत चंद्रिका। बस इतना हो गया आपका। और क्या लिखेंगे? आगे ये सब जो लिखा गया ये सब आपको काम का नहीं है। क्या? जैसे सारस्वत व्याकरण रचना, वैसे जैनिन व्याकरण की रचना है। हाँ तो जैनेन्द्र व्याकरण मतलब काय का पूछे चाहे? हाँ, जो हम लोग पहले पढ़े थे, जैनेन्द्र व्याकरण जो जैनेन्द्र की अभी पढ़ के आए हैं। हाँ जैनिन की नहीं है फिर ना। हाँ, जिनेन्द्र की है। जिनेन्द्र से जैनेन्द्र बन जाएगा। देव नंदी की। देखिए जैनेन्द्र व्याकरण का जरूरी थोड़ी ना है, जैनेन्द्र भी लिख सकते हैं, देवनंदी भी लिख सकते, हो सकता है देवनंदी भी कोई जैनेन्द्र व्याकरण लिखे हो, जैनेन्द्र भी कोई जैनेन्द्र व्याकरण लिखे हो ना। अष्टाध्यायी जैसे पाणिनि लिखे हैं। अब तो बहुत सारे देखो सब कुल मिला जुला के क्या कहा जाता है, अवकाली पाणिनि पैदा होते हैं, सब अष्टाध्यायी लिखे जाते हैं। देखिए एक रचना एक के लोग नहीं लिख सकते हैं, जैसे एक रचना कई लोग को मिल सकती है, बाकी जो आप पाए हैं वो हो सकता है उनकी हो। बाकी जैनेन्द्र व्याकरण अगर आप उनकी मान रहे हैं, ये जो जैनेन्द्र हमारे सिलेबस में जैनेन्द्र नामक कवि हैं, इनकी रचना क्या है? इनकी भी रचना तो कोई न कोई होगी। यही तो हम सब कह रहे हैं कि यही तो रचना ही है ना, इसमें कभी थोड़ी ना है ये के जैनिन व्याकरण। यही तो कभी आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है वहाँ? जैनिन व्याकरण लिखा है ना, जैनिन लिखा है। क्या लिखा है? केवल जैनेन्द्र लिखा है, जैनेन्द्र व्याकरण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? केवल जैनेन्द्र लिखा गया है ना। सिलेबस में वो जैन है सर, जैन व्याकरण। सिलेबस में क्या लिखा गया है? देखिए सिलेबस में हमको देखिए। सिलेबस में वही जैसे उसमें कौन क्या? फिर वो सही है। जैनिन व्याकरण कहने को बोल रहे थे सर, कि जैसे सारस्वत व्याकरण है वैसे वो भी होना चाहिए। श्लोक संख्या 5 जैनेन्द्र। देखिए एकदम अंतिम वाले में लिखा गया है सारस्वत व्याकरण। एकदम अंतिम में क्या लिखा गया है? सारस्वत व्याकरण। सारस्वत व्याकरण एक तो ग्रंथ है और जैनेन्द्र एक तो कवि भी है। कभी भी वही कहते हैं। हाँ, जैनेन्द्र एक तो कवि है जो जैनेन्द्र व्याकरण लिखे हैं, ठीक। और बाकी जो बात हो जैनेन्द्र व्याकरण और किसी कवि का नाम बता रहे हैं, हो सकता है वो कवि भी का जैन। बचपन का नाम है।
हाँ तो हो सकता है बचपन का नाम होगा। बस बन गया। आपके कितने थे लगभग? ये व्याकरणाचार्यों का परिचय समाप्त हुआ। अब आप लोग खोलेंगे भाषा विज्ञान, और ये केवल हमारा काम था लिखवा देना, पढ़वा देना, रटना आपका काम है। जो जाके रखेगा उसका काम होगा। साढ़े 12 बज गया, का करें छोड़ के पढ़ाई भाषा विज्ञान। पढ़ाइए हम्म? आधा घंटा पढ़ाइए। शुरुआत कर दीजिए। हाँ खोल लीजिए भाषा विज्ञान, शुरुआत कर लीजिए। पढ़ लीजिए। अच्छा, अभी आए इसलिए क्या हुआ? इनको कह रहे अभी आए इसलिए सोच रहे हैं पढ़ा दीजिए। सब लेता है यहाँ का। भाषा विज्ञान कल से होगा। थोड़ा सा इसकी शुरुआत कर देते हैं, बाकी कल से पढ़ाएंगे भाषा विज्ञान। सिलेबस निकाल लीजिए, देखिए क्या क्या है, पॉइंट क्या क्या है भाषा विज्ञान का सिलेबस में। और भाषा विज्ञान में ही आपको रट जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भाषा विज्ञान। देखिए लिखा गया भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के पहले पॉइंट में लिखा गया भाषा की परिभाषा हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाषा की परिभाषा। दूसरे पॉइंट में लिखा गया भाषा का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? भाषा का वर्गीकरण। और भाषा का वर्गीकरण कोष्टक में लिखा गया आकृत मूलक और पारिवारिक मूलक ना। आकृत मूलक पढ़ना है, पारिवारिक मूलक पढ़ना है। आकृत मूलक में आपके लास्ट में जाते जाते 4 हो जाएगा, और पारिवारिक मूलक में 18 तो भाषा परिवार है, उसी के बारे में बताया जाएगा। आगे लिखा गया ध्वनियों का वर्गीकरण ना। ध्वनियों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। आगे स्पर्श पढ़ेंगे, संघर्षी पढ़ेंगे, अर्धस्वर पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में स्वर पढ़ेंगे। और मानवीय ध्वनि यंत्र, और जहाँ मानवीय ध्वनि यंत्र लिखा है वहीं आप लिख लीजिए ओसिलोग्राफ। क्या है? ऐसे लिख लीजिए ओसिलोग्राफ। ये क्या है? ओसिलोग्राफ। ये ध्वनि मापने का यंत्र है। यंत्र का नाम है जिससे ध्वनि नापी जाती है। यह लिखा है यहाँ मानवीय ध्वनि यंत्र है। मानवीय ध्वनि यंत्र है, वही आप लिख लेंगे ना। ध्वनि को नापने का यंत्र है। इसको नापने का ध्वनि मापक यंत्र, ऐसे कर लीजिए। ध्वनि मापक यंत्र ऐसे कर लीजिए आप। ध्वनि मापने का यंत्र जो है उसका नाम है ओसिलोग्राफ। आएगा अभी भाषा विज्ञान की एक लाइन में लिखा गया है वहाँ। और इसके आगे लिखा है ध्वनि परिवर्तन के कारण। क्या पढ़ना है तो ध्वनि परिवर्तन के कारण ना। तो ध्वनि परिवर्तन के कितने कारण है, कौन नहीं है, उसका कुछ उदाहरण यही दिया जाएगा आपको। और ध्वनि नियम में 3 लोगों को पढ़ना है, ग्रीन, ग्रासमान, बर्नर। और ग्रीन, ग्रासमान, बर्नर जो है 3 लोग हैं, 3 शब्द में समाप्त हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तब। और ये सबसे कठिन है ग्रीन, ग्रासमान, बर्नर। और यहाँ झारखंड में इस बार भाषा विज्ञान ऐसा पूछ दिया जब खबर ना आएगा। हवन लागने का मतलब आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी को और उनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को। वो वाली किताब से पढ़ेंगे, डिटेल एक लाइन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा वहाँ किस तरीके का प्रश्न पूछा गया। और ये कर्ण सिंह जो है ना, ये तो सामान्य, ये सरल भाषा में लिख दिए हैं, सरल चीज़ बता दिए हैं। बस जो अंदर की व्याख्या है वहाँ से बहुत कठिन शब्द दिए गए हैं। वहीं से प्रश्न आपका प्रवक्ता में भी पूछा जाता है और अन्य जगह पूछा जाता है, लेकिन आपका काम नेट में इसी से बन जाएगा। भाषा विज्ञान में चलिए आज हम लोग थोड़ा सा श्री गणेश करते हैं।
विषय प्रवेश खोल लेंगे सब लोग। विषय प्रवेश, पहला अध्याय विषय प्रवेश ग्रहण किया गया है। क्या लिखा गया है? विषय प्रवेश। ये तो सबको पढ़ना चाहिए घर पे जाके। पूरे हिंदी पढ़ेंगे तो यहाँ भाषा विज्ञान, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये सब मिलेगा आपको। तो कभी कभी जितना आपके सिलेबस में उससे बाहर से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ विषय प्रवेश से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, नामकरण लिखा गया है। मिली सबके पास किताब है, जिसके पास गाइड होगा उसका काम तो बनने वाला नहीं है भाषा विज्ञान से। पेज 2 करण सिंह वाली अगर किताब होगी, पहला अध्याय खोलेंगे। पहले अध्याय का नाम लिखा गया विषय प्रवेश। पहले अध्याय का नाम क्या है? तो यह अध्याय का नाम नहीं रखना है हमको ना, केवल इसके आप जाएंगे लिखा आधुनिक युग में अध्ययन के विषयों में भाषा विज्ञान को बहुत ही महत्व दिया जाता है न। अपने अद्यतन रूप में भाषा विज्ञान यूरोपीय मस्तिष्क की देन कहा जाता है। एक टिक कर लेंगे, भाषा विज्ञान को यूरोपीय मस्तिष्क की देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहाँ के मस्तिष्क की देन कहा जाता है? आगे गए। तथापि हमारे देश भारत में भी इसके अध्ययन की परंपरा अति प्राचीन काल से उपलब्ध होती है। वैदिक काल से ही भाषा का अध्ययन हमारे यहाँ होता रहा है। शिक्षा नामक वेदांत, प्राच्या ग्रंथ, निरुक्त, महाभाष्य एवं वाक्पदीम के अतिरिक्त भारतीय दर्शन ग्रंथों की साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ में भाषा विचार विषयक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। ये सब छोड़ के अगले पारे में लिखा गया है, यूरोप में आधुनिक भाषा विज्ञान का श्री गणेश सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका था एक दो बार पहले, हमारा प्रश्न गलत हो गया था, मैथ मूल कुमार के चले आए थे। तो क्या लिखा गया? भाषा लिखा यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में आधुनिक भाषा विज्ञान का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और किस सन में किया गया? 1786 ईस्वी में किया गया। बस यही पढ़ के आप अगले पेज में आ जाएंगे, पेज संख्या 3 में। वो वाला पूरा पैराग्राफ छोड़ दीजिए, बाकी कुछ नहीं है, जो लिखा गया है वो सब अपने मन से आप पढ़िएगा। अगले पारे में लिखा गया है, अगले पेज में, पेज संख्या 3 में, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु जिसका अर्थ व्यक्त, वक्तायाम, वाच्य से है न, निष्पन्न है। तथा विज्ञान शब्द भी उत्तर पूर्वज्ञ धातु से लिट प्रत्यय करके बना है। ये सब जानने वाली चीज है, ये सब अपने मन से पढ़िएगा। इसी पैरे के लास्ट में देखिए बीचों बीच एक ठो लिखा गया है। क्या? एक पैरे के लास्ट में जहाँ लिखा गया भाषा हेडिंग डाली गई होगी, मिले सबको? लिखा गया है क्या? भाषा मानव की प्रगति में विशेष रूप से सहायक रही है न। हमारे पूर्व पुरुषों के सारे अनुभव हमें भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। हमारे सभी शास्त्र और उनसे होने वाला संपूर्ण लाभ भाषा का ही परिणाम है। यहाँ से टिक करिएगा। महाकवि दंडी के शब्दों में, महाकवि दंडी क्या कहते हैं? इदम मंदम तमकृत जाये भुवनत प्रेम यदि शब्द ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। काव्यादर्श की लाइन है। काव्यादर्श किसकी रचना है? ये भी आपके यूजीसी का प्रश्न है। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की है। दंडी काव्यादर्श में क्या कहते हैं? इदम मंदम तमकृत जाये भुवनत प्रेम यदि शब्द ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। 2 लाइन पढ़ेंगे, इसका अर्थ जान जाएंगे। लिखा है अर्थात यह संपूर्ण भुवन अंधकार पूर्ण हो जाता है यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति अर्थात भाषा का प्रकाश न होता। बस इतना टिक कर लीजिए। बस कहाँ की लाइन है? ये लाइन कभी कभी पूछ ली जाती है ना। काव्यादर्श की लाइन है। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है। और फिर इस वाले पैरे के एकदम लाट बीचों बीच आ जाएंगे। काले मोटे अक्षरों में लिखा गया है, भाषा की परिभाषा लिखा गया है। लिखा गया है विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों और विचारों को दूसरों को सरलता से प्रकट कर सकते हैं ना। और एकदम नीचे देखिए लिखा गया है एक करके किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार यह परिभाषा एकदम नीचे पेश की, एकदम नीचे, एकदम लास्ट लाइन क्या लिखा गया है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार परिभाषा यही है, विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने मनोविचारों को एक दूसरे के प्रति आसानी से प्रकट कर सकते हैं। बन गया। बाकी इसकी संस्कृत भी हम कल लिखवा देंगे। यहाँ 2-4 भाषा की परिभाषा की संस्कृत लाइन 2-4 लिखवा देंगे कल।
आगे आप आ जाएंगे पेज संख्या 6 पर। पेज संख्या 6 पर आ जाएंगे। लिखा है भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकार ना। भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकार में देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा गया है ना। जहाँ 3 लिखा गया है उसके ऊपर वाली लाइन देखेंगे, यानी कि 2 नंबर जहाँ ऐतिहासिक भाषा विज्ञान लिखा गया उसकी लास्ट लाइन देखेंगे। लिखा गया है 19वीं शताब्दी को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको टिक कर लेंगे। क्या लिखा गया है? 19वीं शताब्दी को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछ लिया जाएगा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का स्वर्ण युग कब किस शताब्दी को कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को। बन गया सबसे। अब आप जो चौथा नंबर लिखा गया है संरचनात्मक भाषा विज्ञान, उसकी तीसरी लाइन में आएंगे आप। तीसरी लाइन में लिखा गया स्विट्जरलैंड निवासी द सस्योर को संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? द सस्योर को। और ये द सस्योर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। तो स्विट्जरलैंड के निवासी द सस्योर को संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। बस ये वाला हो जाएगा। बाकी पेज नंबर 7 के आधे पारे के लास्ट में आ जाएंगे, सबकी भाषा की परिभाषा लिखी गई है। पेज नंबर 7 में नीचे आ जाएंगे। लिखा है क्या? भाषा विज्ञान की कुछ अन्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ये परिभाषा पढ़ के आपको टिक कर लेना है। ठीक। वैसे तो एग्जाम में भाषा विज्ञान की परिभाषा से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछ लिया गया तो पूछ लिया जाए। ऐसे भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है, ऐसा प्रश्न बहुत रेयर केस में बनता है। आपका प्रश्न इसके आगे जो सिलेबस में दिए गए वहां से खूब प्रश्न बनेगा। देखिए लिखा गया है कि आप भाषा विज्ञान की कुछ अन्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। आगे लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ना। आगे लिखा है दूसरे नंबर पर लिखा है भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा गया भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान कहलाएगा, ऐसा कह रहे हैं पंडित देवेंद्र शर्मा ना। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी यहाँ जो नीचे दिए गए इसको आप अपने मन से पढ़िएगा। पेज संख्या 8 पे आ जाएंगे। पेज संख्या 8 पे बीचों बीच लिखा गया भाषा विज्ञान के अंग। भाषा विज्ञान के अंग जो लिखा गया है उसमें 1 2 3 4 को लिखा गया है, वही चारों टिक कर लीजिए। क्या लिखा गया? ध्वनि पद वाक्य अर्थ है। भाषा विज्ञान, भाषा के अंग क्या है? भाषा विज्ञान के अंग क्या है? तो ध्वनि, धन विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान ना। वहाँ 4 ठो लिखा गया है। ऊपर जहाँ 3 ठो 1 2 3 लिखा गया है वहीं आपको ऐसे भाषा का शरीर बना देना है 1 2 3 ना। तो आपको क्या लिखा गया है? आपका ध्वनि पद वाक्य ना। ध्वनि पद वाक्य ना। इसके आगे ऐसे कर लीजिए तीनों और यह लिख लीजिए क्या कहा जाएगा? भाषा का शरीर ना। और चौथे नंबर पे एक ठो आपका लिखा है अर्थ है। क्या लिखा गया है? अर्थ है। और इस अर्थ के आगे आपको क्या बना लेना? भाषा की आत्मा। भाषा की आत्मा, अर्थ ही भाषा का आत्मा है। तो भाषा विज्ञान के कितने अंग यहाँ बताए गए हैं? 4। कौन कौन से? ध्वनि पद वाक्य अर्थ है। ध्वनि पद वाक्य भाषा के शरीर है और अर्थ भाषा की आत्मा है। और ये चीज आपको पेज संख्या 9 में बीचों बीच जहाँ अर्थ विज्ञान लिखा गया है वहां मिल जाएगा। पेज संख्या 9 पे बीचों बीच में आप वहां टिक लगा लेंगे। क्या लिखा गया? ध्वनि पद और वाक्य भाषा का शरीर है और अर्थ भाषा की आत्मा है। पेज संख्या 9 पे बीचों बीच जहाँ देखिए चौथे नंबर पे अर्थ विज्ञान लिखा गया है, उसी अर्थ विज्ञान की पहली वाली लाइन टिक कर लेंगे सब लोग। ये प्रवक्ता की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पंकज किताब ना लिया यार, किताब नहीं रहेगी तो काम कैसे बनेगा? मूल किताब पढ़ने के मजे कुछ और है। बाय वर्ड तब पढ़े जाते जब हमारे पास टाइम नहीं है।
और अगर आप सही से पढ़ो पाए 2 महीने बहुत है नेट के लिए, 2 महीने मूल किताब पढ़ सकते हैं आप, आराम से पढ़ सकते हैं। जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं तब पढ़ रहे हैं, अगर हमको पढ़ना होता तो हमको अब तक खत्म कर दिए होते एक बार 10वें यूनिट, केवल अकेले पढ़ना है, आराम से हो जाएगा। ये भाषा विज्ञान आधे घंटे का खेल है, लेकिन जब किताब में टिक लगी रहे और सब लोग जानते रहे तब। भाषा विज्ञान देखिए, जिस दिन पढ़ा के खत्म करेंगे कल 15 मिनट में मौजमाने पूरा भाषा विज्ञान बोलेंगे और आप सुनेंगे, और आप एक बार हम आपको सुनाएंगे, दूसरी बार आपसे सुनेंगे। भाषा विज्ञान का सिलेबस ऐसे ही, भाषा विज्ञान में सबसे पहले क्या लिखा गया, भाषा की परिभाषा न सिलेबस में। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी क्या कहते हैं, विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपने मन में विचारों को दूसरों के प्रति आसानी से प्रकट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे 2-3 परिभाषा याद कर लेना है, बाकी आगे वाला हिस्सा याद कर लेना है। तो यहाँ आ जाएंगे विषय प्रवेश में आपका, हमें तो लग रहा है कुछ नहीं है, भाषा विज्ञान खत्म हो गया प्रथम अध्याय। दूसरा भाषा है, दूसरे अध्याय में भाषा जहाँ लिखा है पेज संख्या 18 पे, ये भी ऊपर की लाइन टिक कर लेंगे आप लोग, पेज संख्या 18 पे आ जाएंगे, अध्याय 2 जहाँ शुरू हो जाता है। मिला सबको? इसकी देखिए पैर की लास्ट लाइन में लिखा गया, आचार्य दंडी ने इसका कुछ आभास दिया है, ये भी लाइन टिक कर लेंगे। यही लाइन वहाँ भी हम लोग टिक करके आए हैं। इदम बंधन तमा कृष्ण जायन भुवनत प्रेमियत शब्दवयम ज्योतिरा संसारे न दीप्ति, कहाँ की लाइन है, काव्या दर्श की। और इसके नीचे एक और लाइन लिखी गई है, वस्तुतः हमारी लोक यात्रा वाग देवी की कृपा से ही संभव हो पाती है। वाचमेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। हो सकता है यूजीसी में पूछ लिया सुक्ति कहाँ की है, तो आपको ये सुक्ति मार देना है काव्या दर्श की। अब पेज संख्या 20 पे भी कुछ हिंदी में परिभाषा दिया गया है। तो पेज संख्या 20 पे कुछ हिंदी की परिभाषा दी, हिंदी में परिभाषा दी गई है भाषा विज्ञान की, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। बाकी आपको आ जाना है यहाँ से आपका अब सिद्धांत वाला प्रक्रिया कहाँ से चलेगा, पेज संख्या 28 से। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। जय, इतना हम लोग आज पढ़ते हैं, उसके बाद सब छोड़ते हैं आपको। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है आपका, प्रवक्ता में तो खूब बनता है, बाकी यूजीसी में कभी कभार बन गया। पेज संख्या 28 में आप आएंगे तीसरे नंबर पैरे में, पेज संख्या 28 पैरा नंबर 3। मिला सबको? लिखा है, यही कारण है कि आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व, मिला ना, यही कारण है कि आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व सन 1866 ईस्वी में, इसको बोला करिए, सन 1866 ईस्वी में ही पेरिस फ्रांस में स्थापित भाषा विज्ञान समिति ने अपने विधान में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी थी कि इस समिति के तत्वावधान में भाषा की उत्पत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। न इसका मतलब